मैं कह रहा था एडम स्मिथ ने एक बात कही है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स के फादर रहे हैं एडम स्मिथ। इन्होंने एक बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन, और वेल्थ ऑफ नेशन में एक बात कही कि देयर इज 2 वे टू कॉन्कर अ नेशन। 2 तरीके से किसी भी नेशन को कॉन्कर किया जा सकता है। एक डायरेक्टली इन्वेड दैट नेशन, यानी डायरेक्टली इन्वेड दे कर दो। दूसरा गिव देम द लोन, या फिर उसे लोन दे दो। इसे आज के टर्म्स में अगर देखा जाए तो आफ्टर यूनाइटेड नेशन चार्टर डायरेक्ट एग्रेशन यानी डायरेक्ट इन्वेजन करना इतना पॉसिबल नहीं है। इन्वेजन हुआ है, जैसे रशिया ने यूक्रेन पे किया है, एक इन्वेजन है, चाहे आप इजराइल और हमास को कह सकते हैं, तो इन्वेजन हुआ है, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी उसे जस्टिफाई नहीं करती है। तो डायरेक्टली इन्वेड करने में बहुत सारी प्रॉब्लम है, उसमें कैजुअलिटी है, उसमें आपके रिसोर्सेज बहुत जाते हैं, इवन इंटरनेशनल सैंक्शन लगते हैं, जैसे रशिया पे सैंक्शन लगा, बहुत सारी प्रॉब्लम है। दूसरा तरीका है गिव देम द लोन, जिसे मॉडर्न डे सब्सिडरी अलायंस भी कहते हैं। मॉडर्न डे सब्सिडरी अलायंस का मतलब किसी कंट्री को लोन देकर उसे डेट ट्रैप में फंसाना, यानी कर्जा नीति में फंसाना। पहले ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक करता था, यानी यूएसए करता था थ्रू आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। अब इसे चाइना ने भी सीख लिया है, और इसी कर्जा नीति के ऊपर एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहते हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का ग्रैंड प्रोजेक्ट है, जिसमें वो एक एंशिएंट सिल्क रूट को रिवाइव कर रहा है। एंशिएंट सिल्क रूट मतलब जो चाइना की मेजर प्रोविंसेस को सेंट्रल एशिया होते हुए यूरोप तक जोड़ता है। हाँ, जहाँ से पहले रेशम का ट्रेड होता था, और हान डायनेस्टी में इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत बड़ी दीवार बनाई गई, जिसे कहते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। दिस इज द एंशिएंट सिल्क रूट। इवन इंडिया ने भी इस सिल्क रोड को एक समय पे कंट्रोल करा है ड्यूरिंग द कुशान टाइम। कुशान टाइम सेंट्रल एशिया से हम इंडिया तक कुशांस का कंट्रोल रहा है, और इसमें बहुत फेमस आपने किंग का नाम सुना होगा, कनिष्क। तो दिस इज अ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट में आपकी ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आते हैं, और ये मल्टी मॉडल है। मल्टी मॉडल मतलब इसमें दुपहिया भी चलती हैं, इनमें ट्रक्स भी चलते हैं, इनमें ट्रेन भी हैं, इसमें गैस पाइपलाइंस भी हैं, इसमें आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, सब चीज है। और चाइना क्या करता है, इन गरीब कंट्रीज को लोन देता है, लोन देकर वहां इंफ्रास्ट्रक्चर हाईवे बनाता है, और अपने ही प्रोडक्ट को, अपने ही माल को इन कंट्री को बेचता है। लोन से पैसा जो वापस आता है वो भी चाइना को जाता है, साथ के साथ चाइना का माल भी बिकता है। और जिसके पास $3 ट्रिलियन से ज्यादा फॉरेक्स है, जो विदेशी मुद्रा भंडार है, उसको भी वो लेवरेज कर पाता है, क्योंकि चाइना को एक बात पता है कि अगर जिस दिन डॉलर का डोमिनेंस खत्म हो गया तो मेरा जो फॉरेक्स रखा हुआ है $3 ट्रिलियन से ज्यादा का, उसका क्या करूंगा, इट विल बिकम जीरो। तो वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इसे लेवरेज करता थ्रू डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट में आपका लैंड नेटवर्क आता है, रोड में आपका सी नेटवर्क आता है। जैसे चाइना से साउथ चाइना सी होते हुए इंडोनेशिया को जोड़ना, सिंगापुर को, कुलालंपुर को, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका का हम्बनटोटा, ग्वादर होते हुए ऑल द वे टू यूरोप तक जोड़ना। दिस इज द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। बात यह है, हम ये कहें कि इंडिया, आज हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, दिस एरा इज नोन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, यानी बड़े बड़े ग्रैंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को निर्माण करना। और ये निर्माण करना क्यों जरूरी है, क्यों डेवलप करना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को जरूरी है? क्योंकि सबसे बड़ी बात है, जब तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे तब तक हम कनेक्ट नहीं कर सकते। कनेक्टिविटी नहीं होगी तो अपना सामान नहीं बेच सकते, साथ के साथ अपना कल्चर भी नहीं फैला सकते। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, गुप्ता के समय पर गुप्त डायनेस्टी रही है, और उससे पहले आप देखें गुप्त डायनेस्टी के पहले एक बहुत बड़ा एम्पायर रहा है जिसे मौर्यन एम्पायर कहते थे। मौर्यन एम्पायर में अशोक द ग्रेट थे। अशोक के समय पर जो बुद्धिज्म है वो सेंट्रल एशिया, इवन साउथ ईस्ट एशिया कंट्री तक फैलने लगा।
आज हम बिहारियों को बिहारी कहते हैं, इन्होंने 800 साल रूल करा है भारत पे, ठीक है। और अपनी बुद्धिज्म की जो विचारधारा है, 800 साल दिल्ली को रूल करे हो, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 1911 से कैपिटल बनी है। पाटलिपुत्र ने 800 साल राज किया है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। सिर्फ ये भी समय का चक्र है कि हर राजा और रंग का समय आता है, समय का चक्र ही होता है, ठीक है। तो मॉडर्न समय पर बुद्धिज्म इन सारी कंट्री में इंक्लूडिंग चाइना फैलने लगा। फिर आए गुप्त इस कल्चर को आगे तक ले गए और साथ के साथ अपना कल्चर, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, कुआलालंपुर, मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर, इन सब जगह अपना बुद्धिज्म के साथ साथ हिंदुज्म का कल्चर भी प्रोपोगेट करा। जैसे कंबोडिया में हम वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स देखते हैं, बोरोबुदुर मंदिर का नाम आपने सुना होगा। उसके बाद चोल डायनेस्टी आई, इंपीरियल चोल, उन्होंने भी इस एरिया को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखा, दैट इज इंपीरियल चोल। और इंडिया का कल्चर फर्दर इन एरिया में प्रोपोगेट हुआ। तो कहने का मतलब कनेक्टिविटी थी तभी तो प्रोपोगेट हुआ। तो कनेक्टिविटी का मतलब है हम अपना सामान बेच पाए, कनेक्टिविटी का मतलब है हम अपना कल्चर लोगों को दे पाए। हार्ड पावर डिप्लोमेसी भी, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी भी। तो मॉडर्न वर्ल्ड इज द नेटवर्क ऑफ कनेक्टिविटी। ये कुछ भी नहीं है, नेटवर्क ऑफ कनेक्टिविटी है। वो देश उतना बड़ा जिसके जितने बड़े कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। जैसे एग्जांपल लें, जैसे यूरोप फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार में आपस में ही लड़ते थे। जैसे फ्रांस की बात ब्रिटेन कोई नहीं मानता था, ब्रिटेन की बात फ्रांस नहीं मानता था। दोनों ने हंड्रेड्स ऑफ ईयर वॉर लड़े, 100 ईयर वॉर लड़ा, 100 सालों तक चलने वाला वॉर लड़ा है। जर्मनी फ्रांस की बात नहीं मानता था, फ्रांस जर्मनी की बात नहीं मानता था, और तब तो जर्मनी होता भी नहीं था, तो प्रशिया कहते थे। इसके प्रशिया में बवेरिया का एरिया डाल दिया गया तो इट बिकम जर्मनी। ओटो वोन बिस्मार्क को जानते हैं, जिन्होंने जर्मन यूनिफिकेशन करवाया, बिस्मार्क थे ना। लेकिन आज यूरोप में देखा जाए तो इट इज नोन फॉर कनेक्टिविटी। आप अगर फ्रांस का, अगर आपके पास वीजा और पासपोर्ट है, यूरोप की आप किसी भी कंट्री में जाकर खाना खा सकते हैं। मान लो खाना आपने पेरिस में खाया, होटल आपने बर्लिन में लिया, घूमने आप इटली में गए। द डेन ऑफ कनेक्टिविटी, और इसे कहते हैं सेंजन एरिया, सेंजन वीजा एंड सेंजन एरिया, कि कोई कंसेप्ट ही नहीं रहा बॉर्डर्स का। द एंटायर यूरोप इज कनेक्टेड, दैट्स व्हाई यूरोप की आप देखेंगे यूनिटी आपस में बहुत है। यूरोप का इंट्रा रीजनल ट्रेड बहुत ज्यादा है। द नेक्स्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इज नाफ्टा। अमेरिका आ जाइए, नाफ्टा, नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें मैक्सिको, कनाडा एंड यूएसए आते हैं, आपस में एक कनेक्टिविटी इनका प्रोजेक्ट है। वो अलग बात है कि डोनाल्ड ट्रंप नाफ्टा से भी बैकआउट करना चाहता है। नाफ्टा का अब तो नाम टीटीपी हो गया है, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। पहले से नाफ्टा कहते थे, अब इसका नाम हो गया है टीपीपी, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। यूएसए अपना कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बनाना चाहता है, इंडिया को भी सपोर्ट कर रहा है, जिसका नाम है ईडन इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। आसियान की खुद की कनेक्टिविटी, दीज आर आसियान नेशन, इनकी खुद की कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा, इवन इनका भी इंटर रीजनल ट्रेड बहुत ज्यादा है। एंड दे आर द टाइगर्स इकोनॉमी ऑफ द एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। एक ही एरिया है पूरी दुनिया में जो लीस्ट कनेक्टेड है, और एक समय पर ब्रिटिशर्स के समय पर यह सबसे ज्यादा कनेक्टेड था। उसका नाम है साउथ एशिया। और साउथ एशिया जब तक कनेक्ट नहीं बनेगा तब तक इंडिया एज ए हेजेमनिक पावर नहीं ग्रो कर सकती। ये आपको याद रखना है। इफ इंडिया वांट्स टू ग्रो एज ए सुपर पावर, देयर शुड बी पीसफुल नेबरहुड एज वेल एज वेल डेवलप्ड कनेक्टिविटी विद दीज नेशंस। ये जरूरी है। पड़ोस में शांति नहीं तो कहीं शांति नहीं। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं, वी कैन रिप्लेस आवर एनिमी बट वी कांट रिप्लेस आवर नेबर।
आप अपने नेबर नहीं बदल सकते। तो दिस इज द एरा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया टू हैव इट्स कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। तो स्टार्ट करें तो सबसे पहले इंडिया एक प्रोजेक्ट लेके आया। इंडिया क्या, बांग्लादेश ने ऑफर करा, जियाउर रहमान थे, 1980s का वक्त है, उसका नाम था सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। ठीक है, मैं डिटेल पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको स्क्रिबल बाद में करा देंगे। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, सार्क 1980s में आया था, जियाउर रहमान लेके आए थे बांग्लादेश के। इनिशियल इंडिया इसे रिलेक्टेंट था ज्वाइन करने में, क्योंकि इंडिया का ऐसा सोचना था ये मेरे खिलाफ साउथ एशिया में यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश ने एक गैंग बनाया है, इसलिए इनिशियल इंडिया वाज रिलेक्टेंट टू ज्वाइन द सार्क। लेकिन लेटर ऑन इंडिया ने सार्क को ज्वाइन कर लिया। जब सार्क को ज्वाइन करा तो उसकी मीटिंग चलने लगी। सार्क का कहा गया कि हम साउथ एशियन रीजनल कॉपरेशन, साउथ एशियन रीजनल कॉपरेशन करेंगे, यानी रीजनल कॉपरेशन होगा, साथ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लेके आएंगे, साफ्टा। लेकिन साफ्टा जैसे लेके आए, साफ्टा में ये बात होने लगी कि जो श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश आया इंडिया के पास और उसने कहा साफ्टा अगर होगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, यानी टैरिफ फ्री, ड्यूटी फ्री, टैरिफ फ्री मतलब टैक्स नहीं लगाएंगे हम एक दूसरे की कंट्री पर, तो सारा सामान तो इंडिया ही बेच जाएगा, हमारा क्या होगा? इंडिया तो ग्रेटर हेजेमन पावर है। तो सन 2000 के करीब जब साफ्टा आया तो योर श्रीलंका, बांग्लादेश इज रिलेक्टेंट टू ज्वाइन। इंडिया में मनमोहन सिंह गवर्नमेंट थी, उसने कहा एक काम करो, साफ्टा लेके आते हैं, 10 साल के लिए लेके आते हैं। 10 साल तक श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल और भूटान पर, जो ये गरीब कंट्रीज हैं, इन पर हम टैरिफ नहीं लगाएंगे, लेकिन ये हम जब बेच रहे हैं इन्हें सामान तो ये टैरिफ लगा सकते हैं, ये टैक्स लगा सकते हैं। पाकिस्तान ने ये बात सुनी और पाकिस्तान ने कहा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ये 10 साल का क्लॉज नहीं चलेगा। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में ही नहीं आ पाया। फिर सार्क में बात करें, मोटर व्हीकल एग्रीमेंट होगा। मोटर व्हीकल एक्ट एग्रीमेंट में इंडिया ने कहा कि सार्क की जो कंट्री हैं, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स, 2 लिटोरल नेशन, 2 हिमालयन नेशन, 2 लिटोरल नेशन, 2 इस्लामिक नेशन, 2 हिमालयन नेशन, भूटान और नेपाल, एज वेल एज बांग्लादेश, दीज आर द मेंबर्स ऑफ सार्क। तो बात हुई हम मोटर व्हीकल एग्रीमेंट लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। मोटर व्हीकल एग्रीमेंट में था कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट होगा। इंडिया अपना सामान डायरेक्टली अफगानिस्तान को भेज सकता है, अफगानिस्तान डायरेक्टली इंडिया से खरीदने आ सकता है। सेम विद अदर कंट्री। पाकिस्तान ने कहा फ्री मोटर व्हीकल एग्रीमेंट नहीं होगा। हमने पूछा क्यों? पाकिस्तान ने कहा हमें पता है आप क्या भेजोगे। तो इंडिया ने पूछा हम क्या भेजेंगे? तो उन्होंने, पाकिस्तान ने कहा कि जो तुम 2-2 हज़ार ट्रक अफगानिस्तान भेज रहे हो उसमें खाली वीट नहीं है, उसमें वो बंदूकें हैं जो तुम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को फंड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए भेज रहे हो। इंडिया ने कहा हाउ डेयर यू, ये क्या फालतू की बकवास है, हैं? तुम्हारा ट्रेन पे, तुम्हारे ट्रेन को सैबोटाज कर दिया, तुम्हारे ट्रेन को हाईजैक कर लिया, इसमें हमारी क्या गलती है? पाकिस्तान ने कहा ना ना इतना सीधा मत बनो तुम। हमने कहा ये तुम्हारे एलिगेशन लगाने की आदत हमेशा रही है, हमेशा ऐसा ही रहा है तुम्हारा। पाकिस्तान ने कहा देखो बलूचिस्तान वालों, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के पास बंदूकें मिली हैं और ये बंदूकें पता है कहाँ से आई हैं? इंडिया ने पूछा बोलो कहाँ से आई है? तो उन्होंने कहा देख क्या लिखा है, मेड इन इंडिया। इंडिया ने कहा मेड इन इंडिया, लीक हो गई होगी, हमने थोड़ी ना भेजी है। पाकिस्तान ने कहा इतने सीधे मत बनो,
हमें पता है जो तो हम कश्मीर में कर रहे हैं वो तुम बलूचिस्तान में कर रहे हो। मोटर व्हीकल एग्रीमेंट नहीं आएगा, अदरवाइज एवरी ट्रक ड्राइवर इन पाकिस्तान विल बी R&AW एजेंट। इंडिया ने कहा डिट्टो, एवरी ट्रक ड्राइवर इन दिल्ली वुड बी ISI एजेंट। मोटर व्हीकल एग्रीमेंट ये भी नहीं आ पाया। फिर इंडिया ने कहा दूसरा तरकीब से हम बलूचिस्तान वालों को सपोर्ट करेंगे, ऐसा पाकिस्तान कहता है, हम नहीं कह रहे। इट एलेज बाय पाकिस्तान। तो हमने पाकिस्तान ने कहा, इंडिया ने दूसरी तरफ से बलूचिस्तान को सपोर्ट करा। हमने कहा कैसे? तो पाकिस्तान ने कहा तुम यहाँ से JNPT से उठाते हो कार्गो, छाबाहार जाते हो, क्योंकि तुम्हें हमने अपना पोर्ट कराची नहीं दिया, तो छाबाहार जाते हो, छाबाहार से तुम जाते हो सीधे आगे यहाँ पर एक जगह है, इसका नाम है देलाराम। देलाराम से जरांज जाते हो, क्योंकि देलाराम से जरांज हाईवे तुमने ही बनाया है। देलाराम है ईरान में, जरांज है अफगानिस्तान में। उसके बाद गारलैंड हाईवे पकड़ते हो, और ये गारलैंड हाईवे मेजर सिटीज जो है अफगानिस्तान की वो सारी कनेक्ट करता है, चाहे मजार शरीफ हो, चाहे काबुल हो, चाहे जलालाबाद हो, सारी इंपॉर्टेंट सिटीज कनेक्ट करता है। और इसी के थ्रू तुम फिर नीचे आके बोलन पास पकड़ते हो, और कहाँ चले जाते हो? बलूचिस्तान। हमने एक आदमी भी पकड़ा है तुम्हारा। इंडिया ने कहा कौन? उनका वही कुलभूषण जाधव। इंडिया ने कहा वो हमारा पर्सन नहीं है, मतलब वो कोई नेवी के पर्सन नहीं है, वो तो बिजनेस करने गए थे। पाकिस्तान ने एक वीडियो वायरल कर दी जिसमें कुलभूषण जाधव कहते हैं कि मैं एक मिलिट्री ऑपरेशंस पे था और ऐसा हुआ और वैसा हुआ। इंडिया ने कहा डॉक्टर्ड वीडियो है, डॉक्टर्ड वीडियो। ये डॉक्टर्ड वीडियो आजकल डीप फेक होता है, तुमने डीप फेक का यूज किया है। पाकिस्तान ने कहा जब हमने कुलभूषण जाधव को गिरफ्तार किया था तब कंसेप्ट भी नहीं आया था डीप फेक का। हमने कहा नहीं डॉक्टर्ड है। उसे मार के उससे जानबूझ की ये बात बुलवाई गई। चलिए, मोटर व्हीकल एग्रीमेंट भी नहीं आ पाया। फिर बात हुई IT इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, गैस पाइपलाइन आएगी। तो पाकिस्तान ने पूछा कहां से गैस पाइपलाइन आएगी? इंडिया ने कहा तुम भी रिसोर्स डेफिशिएंट हो, एनर्जी नहीं है, हम भी एनर्जी नहीं है। एक काम करते हैं, तुर्कमेनिस्तान के पास बहुत सारा ऑयल एंड गैस है। तुर्कमेनिस्तान में एक जगह है, यहां पर तुर्कमेनिस्तान से एक जगह है गलख्यांस्क, क्या नाम है? गलख्यांस्क। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए पंजाब के फजिल्का लेके आएंगे उसे, गलख्यांस्क टू फजिल्का। और कहा गया ये गैस पाइपलाइन से हमारी भी एनर्जी डिमांड मीट हो जाएगी, तुम्हारी भी एनर्जी डिमांड मीट हो जाएगी, नोन एज तापी गैस पाइपलाइन। पाकिस्तान ने कहा हम नहीं जाने देंगे अपने यहाँ से। इंडिया ने कहा क्यों? उनका ऐसे ही, हम नहीं जाने देंगे। दिक्कत ये है सार्क में, जब भी ये दो कंट्री किसी रीजनल ग्रुप का हिस्सा हो, कहीं भी कुछ भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इंडिया वैसे भी बिग ब्रदर एटीट्यूड है उसका, अगर समन्वय बनाए भी तो पाकिस्तान ये नहीं होने देता। अब ये क्वेश्चन है पाकिस्तान होने क्यों नहीं देता? तो बात है पाकिस्तान में जो कमान है, एक्चुअल कमांड है, वो किसी सिविलियन गवर्नमेंट के पास नहीं है। इट रिपेन्स इन रावलपिंडी, आर्मी के पास है। और आर्मी के पास कैसे है? क्योंकि 36% GDP ऑफ पाकिस्तान इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय आर्मी। आयशा सिद्दीकी अपनी बुक में लिखती है, बड़ी फेमस पाकिस्तान के एम्बेसडर रही है, आयशा सिद्दीका लिखती है अपनी बुक में कि और कंट्री में गवर्नमेंट कंट्रोल करती है मिलिट्री को, पाकिस्तान में मिलिट्री कंट्रोल करती है गवर्नमेंट को। सिद्दीकी से पूछा गया कैसे? तो सिद्दीकी ने कहा कि तुम्हें एक बात पता है, हमारी इंडिया में जैसे डिफेंस कॉलोनी होती है, तो हमने कहा हाँ पता, डिफेंस कॉलोनी होती है, कैंट्स होते हैं, डिफेंस कॉलोनी होती है, यहाँ डिफेंस के लोग रहते हैं।
सिद्धि ने कहा कि डिफेंस कॉलोनी पाकिस्तान में भी है, और ये डिफेंस कॉलोनी उस डिफेंस कॉलोनी को कहते हैं जिसने मिलिट्री ने जो कॉलोनी काटी है। यानी सारे रियल एस्टेट पे सारा ब्लैक से व्हाइट करने का जो काम पाकिस्तान में करती है वो पाकिस्तान मिलिट्री है। फिर आप कहोगे किस पैसे को ब्लैक से व्हाइट करती है? अफगानिस्तान में अफीम उगाया जाता है, बहुत सारे अफीम उगाने वाले वॉरलॉर्ड्स हैं अफगानिस्तान में, जो पोपी का प्लांट उगाते हैं और उस पोपी से हेरोइन बनती है, मॉर्फिन बनती है, कोडीन बनती है। इस अफीम जो 1 लाख रुपए किलो खरीदा गया है, वो कैलिफोर्निया जाते जाते इसका रेट 2 से 3 करोड़ रुपए, 2 से 3 करोड़ डॉलर हो जाता है। 10,000 गुना फायदा। और ये करता कौन है? कुछ नहीं, ISI के एजेंट। That's why they control everything in पाकिस्तान। और वो ब्लैक से व्हाइट करते हैं इन द डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ऑफ पाकिस्तान। जैसे डिफेंस की कॉलोनी कटती है, बड़े बड़े जो हाईवे बनते हैं, उन सब में पाकिस्तान मिलिट्री का हाथ होता है। इवन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को, जो CPEC कॉरिडोर है, CPEC यहां पर एक कॉरिडोर आता है जो यहां से जिनजियांग को ग्वादर से जोड़ता है। इस CPEC कॉरिडोर में भी सबसे ज्यादा जो डील ब्रोकर करवाई ये भी पाकिस्तान मिलिट्री नहीं करवाई, वरना पाकिस्तान गवर्नमेंट कभी CPEC के राजी नहीं थी। पाकिस्तान मिलिट्री इन पाकिस्तान कंट्रोल्स एवरीथिंग। तो इंडिया ने कहा सार्क वैसे भी डेड है, सार्क का कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान इसमें है, तो कोई भी एग्रीमेंट इसमें नहीं आ सकता। तो इंडिया ने कहा एक काम करो, पाकिस्तान हटाओ। पाकिस्तान हटा दोगे तो अफगानिस्तान का एक्सेस अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो अफगानिस्तान भी हट गया। इंडिया ने कहा दूसरा ग्रुप लेके आएंगे। तो पूछा गया इंडिया से कौन सा ग्रुप? तो इंडिया ने कहा बिम्स्टेक, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉपरेशन। भारी भरकम नाम है। पहले इसका नाम बिस्टेक था, लेकिन बाद में इसमें SV जोड़ दिया गया, मल्टी सेक्टोरल बना दिया गया। तो इंडिया ने कहा पाकिस्तान अफगानिस्तान हटाओ। अफगानिस्तान तो इसलिए हट गया क्योंकि पाकिस्तान हटाना पड़ा, वरना अफगानिस्तान तो अपना दोस्त है। अशरफ गानी के समय पे तो दोस्ती था, अभी तालिबान पावर में है तो ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, अभी उस तरह से दोस्ती नहीं है, लेकिन ये दोस्ती आ जाएगी जल्दी, डोंट वरी अबाउट इट। राजमंडल थ्योरी है कौटिल्य की। कौटिल्य कहता है दुश्मन का दुश्मन हमेशा अपना दोस्त होता है। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दुरंद लाइन को लेकर लड़ाई है, देखेंगे दुरंद लाइन क्या है, बाउंड्री है दुरंद लाइन। तो इंडिया ने कहा लॉन्ग लिव बिम्स्टेक। लोगों ने कहा बिम्स्टेक में क्या होगा? तो उन्होंने कहा नरसिम्हा राव गवर्नमेंट आई थी, उस समय एक प्रोजेक्ट चलता था, उसका नाम था लुक ईस्ट पॉलिसी। क्या नाम था? हमने ये कहा कि हम साउथ एशियन कंट्रीज से अपनी कनेक्टिविटी बनाएंगे। और कनेक्टिविटी कैसे बनेगी? म्यांमार, बांग्लादेश, म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया होते हुए, इसे कहा गया लुक ईस्ट पॉलिसी। लेकिन लुक ईस्ट पॉलिसी में ज्यादा कुछ डेवलपमेंट नहीं हो पाया, तो हमने इसका नाम कर दिया बिम्स्टेक, और पॉलिसी का नाम भी चेंज कर दिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। क्या कर दिया? एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो पूछा गया बिम्स्टेक में क्या होगा? तो उसने कहा एक काम करो, बांग्लादेश, वो बांग्लादेश के अफगानिस्तान और पाकिस्तान हटा दो, साथ के साथ थाईलैंड और म्यांमार जोड़ दो। थाईलैंड और म्यांमार क्यों? म्यांमार रोड कनेक्टिविटी देता है हमें साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से। तो लुक ईस्ट पॉलिसी एक्ट ईस्ट पॉलिसी बन जाएगी। आजकल सरकार कुछ दिनों में इसका नाम चेंज करेगी स्मार्ट ईस्ट पॉलिसी। कहा गया साथ के साथ थाईलैंड भी होगा, क्योंकि थाईलैंड, म्यांमार के बाद हम थाईलैंड जाएंगे, थाईलैंड के बाद मलेशिया जाएंगे, मलेशिया के बाद इंडोनेशिया जाएंगे। ऑलरेडी यहाँ पर 6 लेन के हाईवेज हैं, तो एक बार हमने म्यांमार तक का कनेक्टिविटी बना दी,
म्यांमार के बाद हम ऑटोमेटिकली साउथ ईस्ट एशियन हाईवे से कनेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पर हम अपना ट्रेड कर सकते हैं, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। पाकिस्तान को छोड़ो, तो दैट इज नोन एज बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बात यह है इसमें श्रीलंका भी है, क्योंकि श्रीलंका भी बे ऑफ बंगाल में आता, बंगाल की खाड़ी में आता है। मालदीव्स नहीं है, क्योंकि मालदीव्स बे ऑफ बंगाल में नहीं आता। तो ये बे ऑफ बंगाल का इनिशिएटिव है। तो उसने कहा अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी कहते हैं, करते हैं, वेस्ट को छोड़ो, पाकिस्तान को छोड़ो, बिम्स्टेक आया। अब बिम्स्टेक में कहा गया एक काम करते हैं, इंडिया को कनेक्ट करते हैं ईस्ट से, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से। उससे क्या फायदा होगा? 2-3 फायदा होगा। एक तो नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट नहीं है, और डेवलपमेंट नहीं है इसलिए यहां पर जो यूथ है अब वो इंसर्जेंसी के तरफ जा रहा है। जैसे हमें मणिपुर में देखने को मिला, इंसर्जेंसी देखने को मिलती है, नागालैंड में इंसर्जेंसी देखने को मिल रही है कुछ जगह, क्योंकि यूथ जो है अनएम्प्लॉयड है, साथ के साथ इस एरिया का डेवलपमेंट नहीं आ पाया, इन दोनों एरिया का, चाहे बिहार हो या कलकत्ता हो, यहाँ का भी यूथ बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, इसलिए माइग्रेट करता अलग अलग शहरों में। और डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उतनी वेल कनेक्टिविटी नहीं है। तो एक काम करते हैं, इस पूरा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बनाते हैं बिम्स्टेक का। कहा गया इंडिया को कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम सीधे यहां पर जाएंगे ऑल टुगेदर कलकत्ता ढाका अगरतला। जैसे कलकत्ता ढाका अगरतला आल्सो नोन एज BBIN, बाद में देखेंगे BBIN। कलकत्ता से ढाका अगरतला जोड़ते हैं, और अगरतला अगर वैसे कलकत्ता से अगरतला जाएं तो 1600 किलोमीटर से ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि हमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर पास करना पड़ेगा। अगर हमें ढाका का एक्सेस मिल जाए तो डायरेक्ट अगरतला जा सकते हैं 499 किलोमीटर, यानी 18 घंटे का सफर 6 घंटे में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कोलकाता ढाका अगरतला। साथ के साथ इंडिया ने कहा एक और इससे और कनेक्टिविटी बनाते हैं, कलकत्ता ढाका अगरतला, साथ के साथ यहां पर मणिपुर मोरे बॉर्डर है, यहां पर मोरे बॉर्डर को मणिपुर में पड़ता है मोरे बॉर्डर, दिस इज मोरे बॉर्डर, देख लो इधर, दिस इज मोरे बॉर्डर। मोरे बॉर्डर को तमू से जोड़ते हैं, तमू को कलेवा से, कलेवा से कलेमियों को, कलेमियों के बाद मांडले आ जाएगा, मांडले के बाद नेपिटाओ, नेपिटाओ के बाद रंगून, गाना में मैं पिया गए रंगून, म्यांमार की पहले कैपिटल रही है, लेकिन म्यांमार में जब मिलिट्री पावर में आई तो उसने अपना जो बेस था मिलिट्री की नेपिटाओ, इट बिकम्स द कैपिटल सिटी ऑफ म्यांमार। पहले रंगून कैपिटल हुआ करती थी, नेपिटाओ, नेपिटाओ के बाद रंगून, रंगून के बाद बागो, ये बागो को रंगून कहते हैं आज के समय पर, यंगून ही है ये, ऑल द वे टू थाईलैंड मैसोट। और इसके बाद तो सीधे 6 लेन के हाईवे जाते हैं, कनेक्टिविटी हो गई। बस क्या करना, ये वाला स्ट्रेच बनाना इंडिया को, मोरे से मांडले तक का, और इसमें 3 स्ट्रेच पड़ते हैं, तमू कलेवा कलेमियों के, 3 सिटीज हैं जिन्हें कनेक्ट करना, पहाड़ी एरिया है, अराकान माउंटेन रेंजेस आते हैं यहाँ पर। इस पहाड़ी एरिया में बहुत सारे सिंक्लाइन और एंटीक्लाइंस हैं, एंटीक्लाइंस एंड सिंक्लाइन, एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइंस, पहाड़ी एरिया है। ऑलरेडी बने हुए हैं, एशियन कनेक्टिव, साउथ ईस्ट एशियन कनेक्टिविटी है, वो तो आसियान ने बना रखा ऑलरेडी। सिंगापुर तक का हाईवे है, सिंगापुर एंड ऑल द वे टू जकार्ता जोड़ता है, हाईवे है ऑलरेडी कनेक्टेड। तो बात ये है कि हमें बस ये स्ट्रेच बनाना है, लेकिन यहां पे भी किस्मत खराब हो गई। यहां पे किस्मत क्यों खराब हो गई? क्योंकि जैसे पाकिस्तान में मिलिट्री कंट्रोल्स एवरीथिंग, वो ओपीएम का ट्रेड करके अपना पैसा ब्लैक का वाइट करती है, और इसलिए पाकिस्तान में कोई भी सिविलियन गवर्नमेंट स्टेबल नहीं हो पाई, अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। सेम हैपेंस इन म्यांमार, म्यांमार में भी मिलिट्री जुंटा है, और गोल्डन क्रेसेंट का जितना भी गोल्डन ट्राइंगल पड़ता है यहाँ पर, गोल्डन क्रेसेंट वहाँ पे, गोल्डन ट्राइंगल का जितना भी ओपीएम आता है, यानी कंबोडिया, थाईलैंड एंड म्यांमार का, उन सब को ब्लैक का वाइट करती है म्यांमार मिलिट्री, आल्सो नोन एज मिलिट्री जुंटा। अब
इतना ब्लैक का वाइट करती है कि आप देखो यहाँ पे सिविलियन गवर्नमेंट के, जो इससे पहले आंग सान सूकी थी, सिविलियन गवर्नमेंट के 10,000 लोगों को जेल में डाल रखा है म्यांमार मिलिट्री ने अभी भी। जब अभी अभी मिलिट्री कू डेटाट हुआ है, तख्ता पलट हुआ है, तो इंडिया की यहाँ पे भी किस्मत खराब हो गई। क्यों? म्यांमार बिकम एंटी इंडियन, एंटी इंडिया क्यों बन गया? क्योंकि मिलिट्री जुंटा पावर में, और मिलिट्री जुंटा किसके सपोर्ट से आती है? बोलने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरी सिविल वॉर चल रहा है। दूसरी चीज, ये तमू कलेवा कलेमियों का प्रोजेक्ट इतने दिनों से चल रहा है। इंडिया ने एक रोड चौड़ा नहीं हुआ इतनी दिन में। क्यों? हमारे पास क्या प्रॉब्लम है? हमने क्यों चौड़ा नहीं करा? तमू कलेवा कलेमिया बना देते, साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्टिविटी हो जाती, नॉर्थ ईस्ट का उद्धार हो जाता। क्यों कनेक्ट नहीं कर पाए? इंडिया ने कहा पैसा नहीं है। दिस इज द प्रॉब्लम। क्योंकि चाइना के पास मनी मसल्स बहुत है। वो इतना मनी मसल है कि वो पैसा मुंह पे फेंक के मारता, क्या ले जा पैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट खुद बनाता, कनेक्टिविटी खुद बनाता है, बेच बेच के भी कमाता है, इंटरेस्ट से भी कमाता है। इंडिया डोंट हैव डेट लेवरेज, दिस इज द प्रॉब्लम। तो ये तबू कलेवा कलेमियों का अनदर प्रोजेक्ट फेलियर हुआ। उन्होंने कहा हटाओ म्यांमार को। अब इंडिया से पूछा गया अब क्या करोगे? चाइना का BRI प्रोजेक्ट आया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। उसने ऑलरेडी बीजिंग से लंदन ट्रेन चला दी, बीजिंग से लंदन ट्रेन चला दी। क्या हुआ? सेंट्रल एशिया होते हुए बीजिंग से लंदन ट्रेन चला दी। आपका प्रोजेक्ट इतने सालों से अधमर है, कुछ हुआ ही नहीं, मेंस की कॉपियों के लिए है खाली। उधर पाकिस्तान की गड़ारी अटक गई, यहां म्यांमार की। इंडिया से पूछा अब क्या करोगे? रीजनल कनेक्टिविटी नहीं होगी तो प्रोजेक्ट कैसे, अपने गुड्स कैसे बेचोगे? प्लेन से कितने चीजें जा सकती हैं? दूसरी बात, पीपल टू पीपल कांटेक्ट नहीं होगा तो ये सेम तरह के बॉर्डर रहे हैं। यहां के लोगों को कल्चरल कांटेक्ट है, जैसे मणिपुर का म्यांमार से, नागालैंड का म्यांमार से, तो यहां से ट्रेड ही नहीं हो पा रहा है। तो इंडिया ने कहा चलो बिम्स्टेक पे म्यांमार हटाओ, थाईलैंड हटा दो, क्योंकि म्यांमार हटा देंगे थाईलैंड अपने आप हट जाएगा। इंडिया ने कहा BBIN, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। और हर जगह मल्टी मॉडल हम कहते हैं। मल्टी मॉडल का मतलब रेलवे भी बनाएंगे, IT इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाएंगे, डेटा सर्वर खुद के पास रखेंगे, IT इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी पाइपलाइन भी बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी बड़े बड़े टावर भी बनाएंगे इलेक्ट्रिसिटी के, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को टैप करेंगे। जैसे भूटान और नेपाल में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत है। तो न्यू प्रोजेक्ट लेके आया इंडिया जिसका नाम है BBIN, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल का, इसे करते हैं। इसमें बात हुई मोटर व्हीकल एग्रीमेंट लेके आते हैं, BBIN का मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। इंडिया ने कहा मोटर व्हीकल एग्रीमेंट मतलब यहां पे बड़े बड़े रोडवेज बनेंगे, पीपल टू पीपल कांटेक्ट होगा। हाँ, वहां का ट्रैफिक यहाँ आ सकता, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो कहा BBIN का मोटर व्हीकल एग्रीमेंट बना दो। इंडिया की इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई, इंडिया से कहा गया एक बात बताओ, तुम्हारे पास ट्रक में क्या आ रहा है? बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो स्कैन कर सके ट्रक को। इंडिया ने कहा नहीं, ये टेक्नोलॉजी तो नहीं है अभी। तो इंटेलिजेंस ने कहा एक बात बताओ, तुम्हें नहीं पता नेपाल से कितने सारे आर्म्स से स्मगलिंग होती है, नेपाल के बॉर्डर से? इंडिया ने कहा हाँ पता तो है। फिर इंडिया ने कहा, इंडिया को कहा गया आपको नहीं पता है म्यांमार से कितना ड्रग्स ट्रैफिकिंग होता है? इंडिया ने कहा हाँ पता तो है। फिर इंडिया से कहा गया इंडिया आपको ये नहीं पता है बांग्लादेश से कितना इलीगल इमिग्रेशन होता है? पीपल टू पीपल कॉन्ट्रैक्ट एंड MBA की बात कर रहे हो मोटर व्हीकल एग्रीमेंट के बाद, इंडिया के पास ये लेवरेज है कि वो ऑल माइग्रेशन, वैसी बॉर्डर क्लोज्ड है, उसके बाद तो आप बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स की बात कर रहे हो। जब पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट मोटर व्हीकल एग्रीमेंट होगा तो आप झेल पाओगे इस पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को? द आंसर इज नो। फिर इंडिया ने कहा चलो BBIN में एक काम और करते हैं। तो पूछा गया क्या काम करते हैं? तो कहा गया, इंडिया ने कहा देखो एक काम करो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक
सिटी का हम पूरा इलेक्ट्रिक ग्रिड बनाएंगे। बड़ी बात, क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रिक ग्रिड। नेपाल के पास गया, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, नेपाल ने कहा हाँ है, तो इंडिया ने कहा बना देते काली नदी पर पंचेश्वर डैम। तो नेपाल ने कहा एक काम है, मेरे यहाँ 2015 की अर्थक्वेक आया था। इंडिया ने कहा हाँ पता है, हमने नहीं तुम्हें मदद पहुँचाई थी 2015 में जब अर्थक्वेक आया था। तो नेपाल ने कहा बार बार बात बोल बोल के है ना, जो मदद करी थी उसे कम मत किया करो, बोलने की जरूरत नहीं है अगर मदद करिए तो। नेपाल ने कहा देखो भाई, तुम्हारा है बिग ब्रदर एटीट्यूड, मैं यहाँ पर हिमालयन प्लेट्स हैं सबडक्ट हो रही हैं, यहाँ पर अर्थक्वेक आते हैं इतने, मैं नहीं बनाने दूंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट तुम्हें, हमें चाहिए रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। इंडिया ने कहा ये क्या फालतू की बकवास है, क्या होता है रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट? तो नेपाल ने कहा मैंने तुम्हारी एक मूवी देखी थी, उसमें मुझे समझ में आया रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। इंडिया ने कहा कौन सी मूवी? तो नेपाल ने कहा एक मूवी आई थी स्वदेश, उसमें डैम नहीं बनाता है, चलते हुए पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। स्वदेश मूवी देखी थी, वैसा ही डैम हमें चाहिए, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। हमें नहीं चाहिए बड़े बड़े तुम्हारे टहरी डैम की तरह। तो इंडिया ने कहा वो मैं नहीं बनाऊंगा। नेपाल ने कहा क्यों? इंडिया ने कहा उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती, खर्चा इतना होता है, जितने का बउआ नहीं उतने का झुंझुना, हम नहीं करेंगे। नेपाल चला गया चाइना के पास, चाइना से कहा तुम बनाओ बड़े बड़े डैम। इंडिया ने लेटर भेजा, अरे पागल वागल हो गया भाई, मुझसे कह रहा रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बना, चाइना से कह रहा बड़े बड़े डैम बना, वन ऑफ द बिगेस्ट डैम। इंडिया ने कहा, इंडिया ने बात करनी बंद कर दी, रूस गया इंडिया। नेपाल से फोन आया, हम उठाए ना, फोन आया उठाए ना। नेपाल ने इंडिया से आया और इंडिया को समझाया देखो भाई, नेपाल ने अगर चाइना डैम बनाएगा तो तुम्हारा फायदा होगा। इंडिया ने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा देखो चाइना डैम बनाता है, बहुत जल्दी डैम बनाता है, समय पे काम कंप्लीट कर देता है, और डैम में तो इनकी सुपीरियर टेक्नोलॉजी है, देख नहीं रहे हो डैम, 3 गॉर्जियस डैम, 6 माइक्रोसेकेंड अर्थ की रोटेशन रोक दी उसने, इतना बड़ा डैम है दुनिया का। लिफ्ट सिस्टम है, देखा है लिफ्ट सिस्टम, डैम पे लिफ्ट सिस्टम है, जहाज को आगे और पीछे ले जाने का। ये तुम्हारा ही फायदा होगा इसमें। चाइना डैम बनाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कौन खरीदेगा? इंडिया, और इससे विकास होगा उत्तर प्रदेश और बिहार का। इंडिया ने कहा एक काम कर, तू है नोविस। नेपाल ने कहा ये तू तराक मत करा करो, ये सब गलत बात है, तू तराक, ये क्या तमीज है बात करने की? नेपाल ने कहा नहीं, इंडिया ने कहा नहीं तू तराक नहीं कर रहा, तुझे ये समझ नहीं है कि डैम से खाली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती, इससे पानी भी कंट्रोल होता है। नेपाल ने कहा कैसे? दुनिया का देखो, इंडस पे हमने डैम बना रखे हैं, मॉनसून के महीने में जब ज़्यादा पानी होता है तो छोड़ देते हैं, पाकिस्तान में फ्लड आ जाते हैं। जब लीन सीजन होता है, पानी कम होता है तो पानी रोक देते हैं और पानी नहीं जा पाता पाकिस्तान। तो ऐसा हम कर सकते हैं, हम करते नहीं हैं। लेकिन चाइना अगर डैम बनाएगा नेपाल में तो वो जरूर ये काम करेगा। ही विल कंट्रोल द वाटर इन द लीन सीजन, ही विल रिलीज द वाटर इन मॉनसूनल सीजन, यानी फ्लड और ड्रॉट हमारी किस्मत बन जाएगी। हाँ, अगर चाइना डैम बनाएगा तो हम 1 पॉइंट भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं खरीदेंगे, 1 यूनिट। नेपाल ने कहा एक काम करो, चाइना से कहा तुम डैम बनाओ, तुम ही खरीद लो। चाइना ने कहा देख, वैसे तो मैं तेरी इज्जत करता हूँ, लेकिन एक चीज़ तुझे समझना चाहिए, मेरी सारी पॉपुलेशन ईस्टर्न पार्ट में रहती है, तिब्बत के प्लेटू में नहीं रहती है। और अगर मैं ईस्टर्न पार्ट अगर बिजली ले गया, ग्रिड बना दी मैंने ईस्टर्न पार्ट में, तो एक बल्ब भी नहीं जलेगा, इतनी दूर इलेक्ट्रिसिटी जाते जाते लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, रजिस्टिविटी लॉसेस कहते हैं उसे। तो पान ने कहा फिर क्या होगा? तो चाइना ने कहा रुक जाओ, एक आदमी से और पूछता हूँ, एक मेरा दरबारी है उससे पूछता हूँ। बुलाया पाकिस्तान आया, कह रहा मैं खरीदूंगा इलेक्ट्रिसिटी, बनाए चाइना डाउन, मैं खरीदूंगा इलेक्ट्रिसिटी।
इंडिया ने कहा तू तो पहले खरीद ले। तुझे ये समझ में नहीं आ रहा, हिमालय क्रॉस करने पड़ेंगे, हिमालय का एक्सेस कौन देगा? हम मारेंगे ना एक, तुझे एक्सेस देंगे हम हिमालय का कि तू हमारे यहाँ से ट्रांसमिशन लाइन ले जा अपने एरिया में। और इंडिया ने नेपाल को समझाया, मैं ही डैम बनाऊंगा तो इलेक्ट्रिसिटी खरीदूंगा, कोई और डैम बनाएगा तो 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी नहीं खरीदूंगा। तो नेपाल ने कहा भाई पैसा कमाना है, इंडिया के पास आया और कहा बना लो पंचेश्वर डैम अथॉरिटी। तो हमने पंचेश्वर बनाया। भूटान के साथ भी सेम इशू है, भूटान में भी हम डैम बना रहे हैं और भूटान की तो 56% जो डैम की इलेक्ट्रिसिटी है वो इंडिया ही खरीदता है। दूसरा प्रॉब्लम इसमें BBIN बिम्स्टेक में भी ये है। दूसरी प्रॉब्लम जो तीसरी प्रॉब्लम जो नज़र में आई अभी वो ये, शेख हसीना वाजे जब तक सरकार में थी तब तक इंडिया से प्रो रिलेशन थे, लेकिन नई सरकार जो पावर में आई है और जैसे मिलिट्री कूडेटा होने के बाद आप देखते हैं नई सरकार पावर में आई है, तो अगेन हमारी इंडिया से बांग्लादेश की उतनी अच्छी बोनहोमी नहीं है जो पहले थी। तो पहला सार्क 2016 के बाद तो समिट भी नहीं हुआ, उरी पे अटैक हुआ था और सरकार ने कह दिया हम सार्क में नहीं जाएंगे, समिट ही नहीं हुआ। लास्ट समिट हुआ था इस्लामाबाद में। बिम्स्टेक वर्चुअल समिट हुआ 2024 में श्रीलंका, अब वर्चुअल हुआ, सर कोई कंप्यूटर पे बैठा था। तो सबसे बड़ी बात है कि ये श्रीलंका कैसे कह सकते हैं हम, अरे वर्चुअल में तो आप दिल्ली में बैठे हैं, वो ढाका में बैठा है, वो काठमांडू में बैठा है, ठीक है। ऑर्गेनाइज श्रीलंका ने किया, इसलिए हम कह रहे हैं कि श्रीलंका में हुआ था। तो बिम्स्टेक वो म्यांमार के कारण गया, BBIN वो बांग्लादेश के कारण गया। तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कहाँ है अभी? इंडिया ने कहा पाथ बदल लो, हम ईस्ट की तरफ नहीं देखेंगे, हम वेस्ट की तरफ नहीं देखेंगे, हम यूरोप की तरफ देखेंगे। इंडिया से पूछा क्या मतलब? उन्होंने कहा इमैक, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, नई इमैक की स्टार्टिंग। एंड दिस इज द ऑल स्टोरी ऑफ इमैक। यहां से ये आया। अब इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स है निहित। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इजराइल हमास वॉर। जब तक ये कंटिन्यूड हो रहता है तब तक इस प्रोजेक्ट में कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखो पूरी कोशिश है इजराइल हमास का वॉर एंड हो, इमैक स्टार्ट हो।